कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो उनसे कुछ सीख सकें, उनसे इंस्पायर्ड हो सकें। शोधार्थियों के साथ समाज हित में, राष्ट्र हित में काम किया, बल्कि उनके भी कैरियर को बचाने के लिए ऑनलाइन मोड में क्लासेस और अब आपकी भविष्य की आगामी योजनाएं क्या हैं? हमारे अधिकतम विद्यार्थियों का भविष्य बन गया। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। संवाद हमारे चैनल यंग तरंग का एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम महान विभूतियों से, चाहे वो एजुकेशन फील्ड की हो, मीडिया से हो, बॉलीवुड से हो या फिर खेलों की दुनिया से हो, उनके साथ संवाद करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो उनसे कुछ सीख सकें, उनसे इंस्पायर्ड हो सकें। और इसी कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को। आशा जी वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की, और वे अपनी कुलपति की भूमिका को बहुत अच्छे से निर्वाह कर रही हैं। कोरोना के कारण उनके विश्वविद्यालय ने क्या नए कदम उठाए, कितने ऑनलाइन लेक्चर्स किए या फिर वेबिनार किए या फिर वर्कशॉप किए, और किस तरह से उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके अंदर आशा का संचार किया अपने नाम के अनुरूप, ताकि वो कोरोना की निराशा से बाहर निकल सके। इन सब मुद्दों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार मैडम आपका हमारे चैनल पर, आपने हमें समय दिया। नमस्कार। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगा मैम आपसे कि आपको क्या लगता है कि कोरोना का शिक्षा जगत पर, खास तौर पर हायर एजुकेशन पर कितना प्रभाव पड़ा? निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया की मानवता संकट में है, तो शिक्षा जगत उससे बिल्कुल अछूता नहीं है। गंभीर समय तक शिक्षा संस्थान बंद रहे हैं। हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड की ओर स्विच हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ये सुविधाएं थी, टेक्नोलॉजी की जानकारी थी, शिक्षक भी वेल ट्रेंड थे, कुछ नहीं थे। लेकिन जब आपात स्थिति होती है तो हर स्थिति से जूझना होता है। शिक्षकों की उत्कृष्ट भूमिका हमेशा आपातकाल में मैं समझती हूँ। शिक्षक अपनी उस भूमिका में उपस्थित हुए और उन्होंने उस भूमिका में इस वैश्विक महामारी के दौरान न केवल मानवता के संकट से बचाने में अपने विद्यार्थियों, अपने शोधार्थियों के साथ समाज हित में, राष्ट्र हित में काम किया, बल्कि उनके भी कैरियर को बचाने के लिए ऑनलाइन मोड में क्लासेस किए, उनको मोटिवेट किया, उनकी चिंताएं की, और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे वो विद्यार्थी, हमारे वो शोधार्थी कोरोना योद्धा बन के गांव-गांव जाकर उन्होंने स्वयं इन कामों को किया है। ये बहुत अच्छी। बिल्कुल, जैसी आपकी यूनिवर्सिटी है सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, वो भी हमारे देश के जो है महान विभूतियों में से एक डॉक्टर अंबेडकर साहब के ऊपर आपके विश्वविद्यालय का नाम है। तो अगला सवाल आपके विश्वविद्यालय से ही जुड़ा हुआ है। जब आपने कुलपति के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो उस समय आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और अब आपकी भविष्य की आगामी योजनाएं क्या हैं? जब मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो ये लंबे समय तक संस्थान रहा है, शोध कार्यों को करता रहा है, लेकिन 2015 में ये राज्य सरकार ने इसको शासकीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदत्त किया, और अभी हम लोगों को लगभग 5 वर्ष हुए हैं। मतलब एक नवजात शिशु की अवस्था में विश्वविद्यालय है। स्वाभाविक है कि डेवलपिंग स्टेज है, लेकिन डेवलपिंग स्टेज में ही राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा होती है शिक्षा की, उसकी भी चुनौती सामने थी। कुछ गंभीर चुनौतियां थी। एक, हमारे पीएचडी विद्यार्थियों को लेके उनके करियर को बचाने का बड़ा गंभीर संकट और चुनौती थी, लेकिन राजभवन और राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप मैंने उन आदेशों का अनुपालन करते हुए, श्रम तो बहुत किया हमारे शिक्षकों ने, हमने
लेकिन हमारे अधिकतम विद्यार्थियों का भविष्य बन गया और लगभग 205 करीब हमारे जो शोधार्थी हैं इस समय पीएचडी कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ शोध निर्देशक नहीं थे। एक गंभीर बात ये थी। इस विश्वविद्यालय में यूजीसी 12 भी नहीं था, नया विश्वविद्यालय है। तो मैंने अपने कार्यभार ग्रहण करने के लगभग 4 महीने के ही अंतर्गत यूजीसी 12 भी कराया, और न केवल बहुत ही अच्छी बातें यूजीसी की टीम की ओर से लिखी गई, जिसे सभी बहुत उत्साहित हुए। इसके अलावा हम लोगों ने, हमारे यहाँ 5 स्कूल थे, 5 स्कूल के अंतर्गत कुछ विभाग काम करते थे, लेकिन अब 11 स्कूल हैं और 11 स्कूल के अंतर्गत 37 डिपार्टमेंट्स हैं, 100 से अधिक पाठ्यक्रम हैं, और लगभग 2 वर्षों में हम लोगों ने 67 करीब नए पाठ्यक्रमों को न केवल तैयार किया है, उनका जो एक कंटेंट है वो डेवलप किया है, उनका स्टडी मटेरियल तैयार किया है, और ये सारे पाठ्यक्रम अब आकार ले चुके हैं, जिनमें प्रमुखता से अगर मैं कहूंगी तो जेंडर स्टडीज, योगा, मैनेजमेंट स्टडीज, लाइब्रेरी साइंस, ये सारे पाठ्यक्रम उभर के सामने आए हैं, बड़ी गंभीर चुनौतियों के साथ सामने उभर के आए, और इसमें बड़ी ही व्यापक रुचि थी। चूंकि ये एकल विश्वविद्यालय है, नया नया था, तो विद्यार्थी संख्या लगभग न्यूनतम थी, और वो न्यूनतम संख्या अब काफी बड़ी संख्या में बदल गई है। लगभग 4.5 करीब एकल विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है इस साल लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ेंगे। एक और अच्छी चीज हुई, हम लोगों ने बड़ी ही ख्यातिनाम संस्थाओं के साथ, जो यहाँ महू में ही विशेष तौर पर उपस्थित थी, आर्मी वॉर कॉलेज और इन्फेंट्री स्कूल, उनके साथ हमारे एमओयू हुए, और अब हमारे पाठ्यक्रम वहां पढ़ाए जा रहे हैं। मैं बड़े गौरव से कह सकती हूँ कि सेना के लोग ब्राउज के पाठ्यक्रमों को पढ़ रहे हैं, और हम राष्ट्र की चिंता करने वालों के साथ सामाजिक दायित्वबोध के साथ खड़े हुए हैं। एक और बड़े हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जो मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी के साथ है। जब वो लोग पीएससी से पास होके वहाँ के डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर निकलते हैं, तो वो हमारे यहाँ के एमए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री में ऑटोमेटिक प्रवेश ले लेते हैं। और धीरे धीरे मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में ब्राउज के विद्यार्थी ही पुलिस में होंगे। हम लोगों ने भारतीय शिक्षण मंडल के साथ एक एमओयू किया, और उसके तहत हम लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन के रोड मैप को लेके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार कर रहे हैं। न केवल वो वेबिनार है, बल्कि उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है, उसकी किताबें हो रही हैं। दूसरे, हम लोगों को लगता है कि इतिहास में ऐसा कुछ छूटा हुआ है जिसकी चिंता की जानी चाहिए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग 75 कार्यक्रमों को कर रहे हैं। हेरिटेज सोसाइटी के कोलैबोरेशन में एक कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को लगभग 10 कार्यक्रम हो गए, और 75 कार्यक्रम होंगे, उनकी समस्त रिपोर्ट्स उनकी किताब में प्रकाशित होंगी, ताकि वो अनछुए पहलू जिनको हम गहराई से नहीं जानते, जिनको हमारे शोधार्थी नहीं जानते, विद्यार्थी नहीं जानते, वो इतिहास जो कहीं अनलिखा रह गया है, ऐसे राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा ली, उनको प्रणाम करते हुए ये कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आपका विश्वविद्यालय, हमारा देश अभी जल्द ही आजादी के जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जो अमृत महोत्सव मनाने का प्रयास हमारे देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और ये किसी एक सरकार का, किसी एक पार्टी का ये महोत्सव नहीं है, ये पूरे भारत देश का है, देश के युवाओं का है, देश के लोगों का है। और इस दिशा में आपका विश्वविद्यालय बेहतरीन कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग है, आप 75 इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। मेरा सवाल अब इससे थोड़ा सा आगे चलकर है, आपके रियलिस्टिक बात करते हैं हम लोग, जो कहते हैं ना हकीकत की धरातल पर। आपका जो विश्वविद्यालय है, वहां पर आपने बताया कितने सारे स्कूल हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और पहले भले ही एडमिशन थोड़े कम हुए थे, लेकिन अब आपने बताया, एक आंकड़ा दिया कि लगभग 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई लेंगे, प्रवेश करेंगे और पढ़ाई करेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है मैडम कि
अभी आपने देखा होगा कि एजुकेशन सेक्टर में, खासतौर पर हायर एजुकेशन सेक्टर में, टीचर्स की कमी का एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। तो आपके विश्वविद्यालय में टीचर्स क्या रेगुलर मोड पर हैं, या जैसा कि आपके राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करती है कि कुछ मानदेय के आधार पर उनसे क्लासेस कराई, इसके बाद नहीं दिया। तो मैं एक जनरल वे में आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी नजर में हायर एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स का, प्रोफेसर्स का रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, या फिर उनको गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रखना जाना चाहिए? क्या इससे आपको ये नहीं लगता कि अगर ठेके पर शिक्षक रखे जाएंगे तो क्या ठेंगे पर शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी? अरुणेश जी, बहुत ही चुटीले तरीके से प्रश्न आपने पूछा है। देखिए अरुणेश जी, निश्चित तौर पर स्थायी शिक्षक होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं कि ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। जहां तक हमारे विश्वविद्यालय की बात है, हम लोगों ने पदों को विज्ञापित कर दिया है, जितने स्वीकृत पद हैं, और हम बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। लेकिन अगर एक सामूहिक उत्तर आप चाहते हैं, तो ये बात सही है कि ह्यूमन रिसोर्सेस का, स्थायी शिक्षकों का की बहुत कमी है, और उसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता बहुत प्रभावित हो रही है। और हमारे, कम से कम मैं मध्य प्रदेश के बारे में ये बात कह सकती हूँ कि राजभवन और राज्य शासन दोनों ही इस दिशा में बहुत गहराई से कोशिशें कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि हम लोग स्थायी नियुक्तियां कर लें, और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। अपने विश्वविद्यालय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। लेकिन जब तक स्थायी नियुक्तियां नहीं होती हैं, वो प्रक्रिया चलती हैं, कुछ बाधाएं भी आती हैं, और तब तक तो हमें वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ काम करना होगा, लेकिन काम बहुत अच्छा करना होगा, और वो भी हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आप अपने विश्वविद्यालय में इस बात का आश्वासन दे रही हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं, जो स्वीकृत पद हैं, उनको जल्द ही भरा जाएगा, स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और उम्मीद ये भी रखना चाहिए कि उनकी नियुक्ति में पूर्णतया पारदर्शिता अपनाई जाएगी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, जिसको पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो समाज को और देश को सकारात्मक दिशा दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप इस सेक्टर के करीब जाएंगे, गंभीरता से इस पर अनुसंधान करेंगे, तो मैम आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में कितना करप्शन व्याप्त है या नहीं व्याप्त है, और अगर व्याप्त है तो इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? एक शिक्षाविद होने के नाते आप क्या सलाह देना चाहिए? शिक्षाविद देने होने के नाते, और कुलपति और एक व्यक्ति, तीनों ही भूमिकाओं में मैं अपनी बात पूरी वजनदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि किसी और को सलाह देने से पहले अपना उदाहरण रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि बैकलॉग हो अथवा सामान्य पद, आरक्षण रोस्टर पंजी तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और समस्त वरिष्ठ संबंधितों को भेज दी गई है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, ताकि हम सब तो 2, 4, 5 साल के लिए किसी संस्था में अपनी निश्चित भूमिकाओं में होते हैं, लेकिन ये जो शिक्षक हैं, वो एक नई पीढ़ी का निर्माण 30 से 35 वर्ष तक करते हैं। तो तय बात है कि अगर अपवाद परिस्थितियों में कहीं कुछ गंदगी है, तो उसका निराकरण व्यक्ति को अपने स्तर से शुरू करना चाहिए, और पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये शिक्षा का बहुत पवित्र प्रोफेशन है, इसमें उसी भूमिका के साथ उपस्थित होना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय में 100% ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, और मुझे बहुत उम्मीद है कि बाकी जो देश के विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, वहाँ पर भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अब हम अगला सवाल आपसे ये लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी कुछ हमारे देश में विचार विमर्श हो रहा है।
कई लोग इसके फेवर में हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। और यहाँ पर जिस मुद्दे पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ वो है भाषा, क्योंकि भाषा यानी हिंदी को कंपलसरी बनाए जाने को लेकर के साउथ के कुछ स्टेट हैं जहां पर बहुत ज्यादा विवाद होता है। तो मैं किसी विवाद पर नहीं जाऊंगा, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप क्या अच्छाइयां देखती हैं, क्या खूबियां देखती हैं, और आपकी नजर में क्या कुछ खामी भी है, अगर है तो वो दूर कैसे की जा सकती है? संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, आप देख रहे होंगे 30, 32, 34 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आई है। स्वाभाविक है उसमें बड़े ही गहराई से विचार मंथन हुआ और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अस्मिता को उभारने की कोशिश की गई। चूंकि मैं इसके भारतीय शिक्षण मंडल के इम्प्लीमेंटेशन प्लान की अनुसंधान टोली की एक सदस्य हूं, तो गहराई से सामाजिक विज्ञान विषयों को, मानविकी विषयों को किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कैसे रोड मैप किया जाए, उसकी चिंताओं में मैं भी एक शामिल शिक्षक हूं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमारे विश्वविद्यालय में प्रत्येक बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सब्जेक्ट स्पेसिफिक रोल ऑफ टीचर के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर सब्जेक्ट की चुनौती और समाधान एक समान नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन करने में उन सब्जेक्ट स्पेसिफिक शिक्षकों की भूमिकाओं को, चुनौतियों को जानना पड़ेगा। काफी चीजें एक साथ एक जैसी उभर के आती हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। वो सारी रिकमेंडेशंस हम लोग यूजीसी को भी भेजेंगे और अपने तमाम राज्य सरकारों को और उन संस्थाओं को जो इसके लिए कोशिश कर रही हैं। जहां तक भाषा का मुद्दा है, एक व्यक्ति के नाते मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप विदेश में होते हैं तो उस समय बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या आपकी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अंदरूनी चीजें सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन आप जब विश्व मंच पर उपस्थित होते हो, हमारे तमाम विश्व हिंदी सम्मेलनों को देखिए, उनकी प्रत्येक अनुशंसा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा हावी रहा है। और उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की स्थापना भी हुई और कुछ अन्य राज्य स्तर के हिंदी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई। त्रिभाषा फॉर्मूला से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रभाषा का गौरव तो हिंदी को भी है, क्योंकि वो व्यापार और बाजार की भी भाषा है। तो राष्ट्रीय अस्मिता के लिए छोटी चीजों को हमको राज्य स्तर पर भूलना होगा और इसके लिए एक मत होना चाहिए। मैं सोचती हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी बातचीत कही है, मातृभाषा की भी बात कही और राष्ट्रभाषा की भी कही। उस ओर गंभीर चिंता होनी चाहिए ताकि विश्व मंच पर जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की बात करें, अन्य हिंदी संस्थाओं की भूमिकाओं की बात करें, तो हम गौरव से कह सकें कि हमारे पूरे भारत देश ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल दरअसल ये था कि इस राष्ट्रभाषा को लेकर राजनीति आखिरकार कब तक होती रहेगी? साउथ के जो स्टेट्स हैं, आप पूरे मुद्दे पर अगर अच्छे से आपको नॉलेज है ही, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद का विषय बन जाता है और इसीलिए समाधान की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो कहा गया है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। आखिर में चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में बाजारीकरण बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा है और हर एक सेक्टर में बढ़ा है। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करूंगा, बाकी भी चाहे वो इवन मीडिया हो या फिर दूसरे सेक्टर्स हो, सब जगह बाजार का दबाव हावी है। लेकिन एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन है,
हम जो है राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को कहा जाता है। ऐसे में जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन आप देखती हैं पब्लिक स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटीज तक, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? क्या ये हमारे जैसे लोकतंत्र के लिए, जहां पर आज भी 60% से ज्यादा आबादी गरीब है, वहां पर इस तरह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना सही है या गलत है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, एक शिक्षक के नाते मुझे हमेशा ये लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेके प्राइवेटाइजेशन की चुनौती से अब भागा नहीं जा सकेगा। वो तो हो रहा है, चुनौतियां स्पष्ट हैं। उन चुनौतियों में भी जो संस्थाएं अपने दायित्व बोध के साथ और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ आईटी सेक्टर की चीजों को लेके और सामाजिक दायित्व बोध के साथ प्रस्तुत होंगी, उनके सर्वाइवल पर तो कोई संदेह नहीं है। अन्यथा अगर कहीं और चीज मिलेगी तो विद्यार्थी उधर आकृष्ट होंगे ही। इसलिए मुझे लगता है कि एक शिक्षक के नाते हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता और उसका शुल्क आम जनमानस के लिए बहुत सुविधाजनक हो, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ, लेकिन उत्कृष्टता का लेवल बहुत ही ऊंचा हो, तब हम ये बात कह सकते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन लेकिन क्या इस ऐसा सबसे प्राइवेट सेक्टर में क्या ऐसा हो रहा है? चाहे आप पब्लिक स्कूलों की बात कर लें या प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज की है उसकी बात कर लें, वहां पर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मतलब रखती है। और हमारे समाज की सोच भी यही है कि वे अपने बच्चों को बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं, भले उसके लिए उनको लोन लेकर पढ़ाना पड़े। तो इसलिए सरकारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं खामियां होंगी, तभी तो जो समाज के लोग हैं अपने बच्चों को सरकारी में ना भेज के प्राइवेट में भेजना पसंद करते हैं। एक शिक्षाविद होने के नाते आपका क्या कहना है? नहीं अरुणेश, मेरा बहुत इसमें स्पष्ट स्पष्ट बात है। आप शासकीय वर्सेस निजीकरण की जो बात कह रहे हैं, निजीकरण की व्यापकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शासकीय गुणवत्ता जिस भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय में उत्कृष्ट होगी। कोरोना ने जैसे बहुत ज्यादा सामाजिक दायित्व बोध और हमारे एक हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, उसके ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के अंतर को बता दिया है, परिवार व्यवस्था को बता दिया है। अगर हम इन सारी चीजों के पैकेज के साथ अपने पाठ्यक्रमों के साथ प्रस्तुत होंगे तो हमारी उन्नति में कोई बाधा नहीं है। नहीं तो जो इस चीज में आगे आएगा फिर उसकी उन्नति होगी। तो इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है, बाजारवाद और भूमंडलीकरण का दौर बहुत गंभीर है, उसमें हमें उत्कृष्ट देना पड़ेगा, तभी हमारी उत्कृष्टता मानी जा सकेगी। हाँ, लेकिन वो उत्कृष्टता आएगी कैसे, इस पर भी हमें विचार मंथन करना होगा। आखिर में बस क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि आजकल कोरोना का नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं और देश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है। कई राज्य सरकारों ने स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान भी कर दिया है। तो आपके नजरिए से, आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो नेटवर्क की हो, चाहे वो इंटरनेट की हो, स्मार्टफोन्स की हो, लैपटॉप्स की हो, क्योंकि देश की बड़ी जो जनसंख्या है वो गरीबी स्तर के नीचे है। तो ऐसे में अब आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या ऑफलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए स्कूल कॉलेजों में या फिर नहीं? क्योंकि हमारे देश में अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू होती है, लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो बाजार खुल जाते हैं, मॉल खुल जाते हैं, यहाँ तक कि शराब के ठेके की दुकानें भी खुल जाती हैं। लेकिन एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उतने जरूरी नहीं है, इसलिए उनको बंद रखा जाता है। आप क्या क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स। नहीं अरुणेश, आप क्लोजिंग रिमार्क मेरा उस विषय पे मान रहे हैं जिसमें मेरा निर्णय नहीं है। नहीं, मैं जैसे निर्णय ही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपका सजेशन ले रहा हूं, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, आप एक वाइस चांसलर हैं, तो इसमें आपका एक नजरिया तो हो ही सकता है कि हाँ भाई स्कूल कॉलेज अब खोल देने चाहिए, कोरोना की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, अभी तीसरी लहर की आशंका है। तो एक आपका अपना स्टैंड तो हो ही सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर अगर कोरोना की भयावहता को
हमारी सरकारें, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें, उस जिसका आकलन स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय सब कर रहे हैं, इस स्तर पर महसूस करते हैं कि इन सबको खोला जाना चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस चलनी चाहिए, जैसे यूजीसी ने कहा 40% ऑनलाइन चलनी चाहिए, बाकी ऑफलाइन चलनी चाहिए, धीरे धीरे हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित से खुलना चाहिए। ये तो मैं भी चाहूंगी कि खुले, लेकिन बच्चों के, विद्यार्थियों के और हमारे शिक्षकों कर्मचारियों के स्वास्थ्य के कॉस्ट पे नहीं। इसका मूल्यांकन निरंतर हो रहा है, दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग उस ओर तैयारी किए हुए हैं कि जैसे हमें जैसे आदेश मिलते जा रहे हैं, जैसी चीजें बेहतर होती जा रही हैं, हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए, अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए। मुझे लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे समय सही हो रहा है, परिस्थितियां ठीक हो रही हैं, वैसे वैसे स्कूल कॉलेजों को खोला जाना चाहिए। वहीं पर आपने जो एजुकेशन के से रिलेटेड बड़ी बात ये कही कि जो खाली पड़े पद हैं, रिक्त पद हैं, उनको भी जल्द से जल्द पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ भरा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर भी हमें बात करना चाहिए, क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। और साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े मुद्दे पर भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी। हम आपके दिल से आभारी हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगेगा। हम आपसे संपर्क में रहेंगे और भविष्य में फिर इस तरह से आपका साथ संवाद जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही आप बताइए एजुकेशन से रिलेटेड हुए कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। आप हमारा ये चैनल देखते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल में मीडिया हो, एजुकेशन हो या फिर बॉलीवुड की बात हो, हर तरह के वैरायटी भरे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ यंग तरंग, सच की आवाज। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार। नमस्कार।